नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे निबंध कविता क्या है के आधार पर आचार्य शुक्ल की जो कविता विषयक मान्यताएं हैं उनके बारे में आज जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, इस निबंध की बात करें तो नाम क्या है इसका, कविता क्या है, किसका निबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक लंबा निबंध है ये। और इसके साथ साथ इस निबंध में महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये विचारात्मक निबंध है जो किसमें संकलित है, चिंतामणि भाग 1 जो इनका निबंध संग्रह है उसमें ये संकलित है। इस निबंध के माध्यम से शुक्ल जी ने अपनी काव्य शास्त्रीय मान्यताएं प्रस्तुत की है, जिसमें काव्य विषय और काव्य भाषा संदर्भ महत्वपूर्ण है। इस निबंध में शुक्ल जी ने कविता की परिभाषा देते हुए कविता की आवश्यकता, उपयोगिता, काव्य विषय, काव्य भाषा, कविता और प्रकृति, कविता में भावना, अलंकार का स्थान, काव्य और सौंदर्य, कविता और चमत्कारवाद तथा कविता पर होने वाले अत्याचार पर विस्तार से क्या किया है, प्रकाश डाला है या विचार किया है। इस निबंध में मुख्य वर्ण्य विषयों की अगर बात करें तो उनको हम पॉइंटों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। इन बिंदुओं में अगर देखें तो सबसे पहला क्या है, कविता की परिभाषा, यानी आचार्य शुक्ल जी ने इस निबंध में कविता को कैसे परिभाषित किया है। तो शुक्ल जी का यह निबंध सैद्धांतिक कोटि का निबंध है। इसमें उन्होंने कविता संबंधी विविध पक्षों का उद्घाटन करते हुए उन पर अपने मत या विचार दिए हैं। उन्होंने कविता को एक प्रकार की योग साधना माना है, यानी कविता क्या है, योग साधना है। और वो कैसे, कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष ही उन्होंने भाव योग की इस साधना को स्थान दिया है। जैसे मानव कर्म योग को ध्यान में रखता है, ज्ञान योग को महत्व देता है, उसी प्रकार ये क्या है, भाव योग की साधना है। क्या, जो कविता है। क्यों, काव्य किससे रचित है, किससे परिपूर्ण होता है, भाव से परिपूर्ण होता है। तो भाव योग की साधना इन्होंने इसको कहा है, किसको, कविता को। कविता की परिभाषा देने से पूर्व आचार्य ने जीवन, जगत, मुक्त हृदय, आत्मा की मुक्तावस्था, हृदय की मुक्तावस्था आदि का वर्णन भी किया है। आचार्य शुक्ल ने कविता की परिभाषा देते हुए कहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है, रस दशा कहलाती है। और ये रस किससे उत्पन्न होता है, काव्य से उत्पन्न होता है। हृदय की इस मुक्ति के साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे क्या कहते हैं, कविता कहते हैं। यानी मनुष्य की वाणी के द्वारा जो शब्दों का विधान होता है, शब्दों को साधा जाता है, वो क्या है, कविता है। तो ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। इसी में ये कहते हैं कि कविता हृदय को स्वार्थ के संकुचित घेरे से ऊपर उठकर लोक सामान्य की भावभूमि पर प्रतिष्ठित करती है। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि यहाँ पर जो मानव का स्वार्थ का भाव है वो संकुचित हो जाता है, वो छोटा हो जाता है, वो उसका घेरा छोटा रह जाता है, जबकि कविता उससे भी आगे का भाव है, यानी लोक सामान्य की भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करती है। यानी स्वार्थ के संकुचित घेरे से ऊपर उठकर जो मन के भाव है वो लोक सामान्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। अर्थात यहाँ अपना कुछ नहीं है, अहंकार का त्याग हो जाता है और सर्व जन हिताय का जो भाव है या जो विचार है वो यहाँ पर, यानी अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। यानी सामान्य भाव, साधारणीकरण का जो भाव हम कहेंगे, वो यहाँ पर व्याप्त रहता है। इस अवस्था में पहुंचे व्यक्ति की अनुभूति सबकी अनुभूति हो सकती है। यह इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकारों का परिष्कार होता है, यानी हमारे जो मनोविकार है वो शुद्ध होते हैं। और भावों के परिष्कार के कारण क्या होता है कि शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंधों की रक्षा और उनका निर्वहन होता है या निर्वाह होता है। तो कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि जो कविता है वो हमारे मनोविकारों को शुद्धिकरण की ओर लेकर जाती है, यानी उससे हमारे विचारों में परिवर्तन आता है और शेष सृष्टि यानी सामान्य जन के भावों के साथ हमारे जो भाव हैं वो रागात्मक स्तर पर जुड़ जाते हैं। शुक्ल जी ने कविता को क्या कहा है, भावयोग कहा है और उसे ज्ञान योग और कर्म योग के समान ही
माना है। ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो ये कविता की परिभाषा शुक्ल जी ने दी है। दूसरा हम यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे, सभ्यता का आवरण और कविता, यानी कविता और सभ्यता में क्या संबंध है। इस शीर्षक के अंतर्गत शुक्ल जी ने प्रतिपादित किया है कि जैसे जैसे सभ्यता का आवरण मानव के हृदय पर चढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी और कवि कर्म और ज्यादा कठिन होता जाएगा। सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ मनुष्य अपने भावों को छुपाना सीख गया है, यानी मानव जीवन, जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे मानव जीवन भी जटिल हो गया है। जैसे जैसे मनुष्य के व्यापार बहुरूपी एवं जटिल होते गए, वैसे वैसे उसके मूल रूप प्रच्छन्न होते गए। प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का एक मुख्य अंग बन गया है। कहने का भाव क्या है कि सभ्यता के साथ साथ मानव का जो मूल रूप है वो भी क्या हो गया है, छुप गया है। इसी छुपे हुए विचारों को, उसके व्यक्तित्व को या समाज के छुपे हुए पक्ष का उद्घाटन करना कवि कर्म का एक मुख्य कार्य या मुख्य अंग है। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण भी आवश्यक होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट, गुर्जर और मूर्त विषय का हो सकता है। कवि का प्रयास यह रहता है कि वह कविता में इन बिंबों को उपस्थित कर प्रच्छन्नता को उजागर करे, यानी छुपे हुए पक्ष को सामने लेकर आए और इस बिंब ग्रहण को अपने काव्य में वो शामिल करे और वस्तु स्थिति से पाठकों को अवगत करवाए। कहने का भाव क्या है कि जब पाठक सुनते हैं कविता को, या जो पढ़ते हैं या श्रोता सुनते हैं, तो जब सुने तो उनके मस्तिष्क में बिंब उपस्थित हो, यानी कविता को सरल रूप से वो समझ पाए। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा, कहीं पर अगर कविता को इस भाव में प्रकट किया जाए कि उसको समझने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़े, उसके छुपे हुए भाग को श्रोता या पाठक समझ ही ना पाए, तो वो पूर्ण काव्य की पूर्णता नहीं कही जा सकती। शुक्ल जी का निष्कर्ष यह है कि सभ्यता के प्रसार के साथ साथ कविता की आवश्यकता इसलिए बढ़ेगी क्योंकि कविता ही हमारी मनुष्यता को जगाती है। काव्य में अर्थ ग्रहण नहीं, बिंब ग्रहण होना चाहिए, जो मूर्त हो, गोचर हो और निर्दिष्ट रूप का हो सकता है। यहाँ पर बिंब ग्रहण पर ये अधिक बल देते हैं। तो ये मानते हैं कि सभ्यता में जैसे जैसे विकास होगा, कवि का कार्य वैसे ही कठिन होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे सभ्यता विकसित होगी उसमें जटिलताएं, उसमें प्रच्छन्नता आ जाएगी और उस जटिलता और प्रच्छन्नता को काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त करना कवि के लिए काफी कठिन कार्य होगा। आगे अगर हम देखें तो ये क्या कहते हैं, कविता की सृष्टि और प्रसार। इस शीर्षक के अंतर्गत शुक्ल जी ने काव्य की विषय वस्तु एवं उसकी व्यापकता पर प्रकाश डाला है। कविता का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह आदिम रूपों और व्यापारों को पुनः उभार कर उसे हमें परिचित कराए। आदिम यानी जो पहले के काव्य रूप हैं। व्यापार का अभिप्राय यहाँ पर क्या है, जो क्रियाकलाप है उनको हमसे परिचित कराए। इसके परिणाम स्वरूप बाह्य प्रकृति के साथ मानव की अंतः प्रकृति का सामंजस्य होना चाहिए। यहाँ क्या है, प्रकृति का सामंजस्य होना चाहिए और उसकी भावात्मक सत्ता का प्रसार भी हो। शेष सृष्टि से अपने आप को अलग विलग या अलग करने पर मनुष्य में मनुष्यता न रहेगी, यानी सृष्टि से मानव अपने आप को अलग नहीं कर सकता। यदि शेष सृष्टि के नित्य प्रति के विभिन्न व्यापारों यानी क्रियाकलापों ने मनुष्य को प्रभावित नहीं किया होता तो उसके जीवन में क्या रह जाता। कहने का भाव क्या है कि प्रकृति और हमारे आसपास का वातावरण किसको प्रभावित करता है, मानव और उसके क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो मानव जीवन नीरसता से भर जाएगा। काव्य दृष्टि निम्न क्षेत्र तक विकसित होती है। इन्होंने इसके 3 क्षेत्र माने हैं। पहला है नर क्षेत्र, दूसरा है मनुष्येतर बाह्य सृष्टि और तीसरा क्या है, समस्त चराचर। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अगर संक्षिप्त रूप में हम देखें तो जो नर क्षेत्र है वो क्या है, वो कविता का सर्वाधिक व्यापक क्षेत्र है। व्यापक यानी इसका जो क्षेत्र या एरिया है वो ज्यादा है, इसमें विषय वस्तु हमें ज्यादा मिलती है। तो नर क्षेत्र क्या है, व्यापक क्षेत्र है। जो नरत्व की बाह्य प्रकृति और अंत प्रकृति है उनके अलग अलग संबंधों और पारस्परिक जो विधान है उनकी उद्भावना यहाँ पर की जाती है। ये मुक्तक या प्रबंध रूप में हो सकती है। जैसे हम राम के चरित्र की अगर बात करें तो राम चरित्र को अलग अलग वाल्मीकि ने भी अपने रचना में राम के चरित्र को शामिल किया, तो तुलसीदास ने भी अपनी रचना में
रामचरितमानस लिखी उन्हीं के चरित्र को आधार बनाकर। यानी मानव जीवन का जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक व्यापक है और उनको आधार बनाकर काव्य की रचना की गई है। उसके बाद मनुष्येतर या बाह्य सृष्टि की अगर बात करें तो ये क्या है, जो मनुष्य से परे है, जिसमें नदियां हैं, जंगल है, प्रकृति के जो उपादान है उनको इसमें शामिल किया गया है। बाह्य प्रकृति को यहाँ पर आलंबन रूप में, किस रूप में, आलंबन रूप में, आलंबन यानी सहारा माना है। काव्य का सहारा किसको लिया है इन्होंने, जो मनुष्य से परे की जो चीजें हैं, जिसमें जैसे हम बात कर रहे हैं कि प्रकृति के अलग अलग जो उपादान हैं, जिसमें नदी है, पहाड़ है, पेड़ है, पक्षी हैं, वो सब इस क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पर केवल उद्दीपन रूप में ही प्रकृति नहीं बल्कि आलंबन रूप में भी मनुष्येतर बाह्य सृष्टि का प्रयोग काव्य में किया गया है। उसके बाद है समस्त चराचर। समस्त चराचर से अभिप्राय क्या है कि जो सजीव और निर्जीव सभी प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं। यानी कहने का भाव क्या है कि समस्त चराचर क्षेत्र के भीतर घूमने वाली जो काव्य दृष्टि है ये सर्वाधिक व्यापक और गंभीर मानी गई है। पहली से दूसरी और दूसरी से तीसरी की व्यापकता और गंभीरता बढ़ाती है। यानी समस्त चराचर यानी जो जीवित है और जो जीवित नहीं है सभी इस क्षेत्र में आते हैं। तो ये क्या है, ये विस्तार है कविता की सृष्टि का। यानी कविता की रचना के आधार क्या क्या है, नर क्षेत्र है, मनुष्येतर बाह्य सृष्टि है और समस्त चराचर इसमें शामिल है। इसके बाद अगर हम देखिए इस पर आधारित एक अलग से प्रश्न आपका 5 नंबर का आ सकता है, तो आप यहाँ इस पॉइंट को बहुत अच्छे से करें और इसमें भी ये तीनों जो पॉइंट है इनको अच्छे से जरूर समझें। इसका हमारा यहाँ पर पॉइंट क्या रहेगा, काव्य और व्यवहार। कुछ लोग कविता पर यह आरोप लगाते हैं कि काव्य व्यवहार का बाधक है, उसके अनुशीलन से अकर्मण्यता का भाव आता है। मनुष्य को कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति भावात्मिका है। यानी मूल जो शक्ति है कर्म की ओर लेकर जाने वाली वो क्या है, भावात्मिका है। केवल बुद्धि और ज्ञान द्वारा कुछ नहीं हो सकता। यानी मानव का जीवन भावों से भरा हुआ है। अगर भाव हमारे भीतर प्रधान होगा तो ही हम उस कर्म को कर पाएंगे। यहाँ कहने का भाव क्या है, केवल बुद्धि और ज्ञान होना ही आवश्यक नहीं है, भाव होना भी जरूरी है। कर्म की ओर मानव को प्रवृत्त कराने के लिए मन में कुछ वेग का आना आवश्यक है। वेग यानी भाव। शुद्ध कविता को छोड़कर शुद्ध ज्ञान या विवेक में ये वेग नहीं होता। सीधे ढंग से कहा जाए तो देश का शोषण हो रहा है। यह कथन प्रभावशाली न होगा यदि इस शोषण के चित्र दिखाए जाएं तो वे इतने प्रभावशाली होंगे कि तुरंत प्रभाव डालेंगे। यानी केवल वाक्य विशेष से ही बात नहीं बनेगी बल्कि जब उसको चित्रित रूप में सामने लेकर आए तो ज्यादा प्रभाव डालेंगे। कविता से मन की वृत्तियों का परिष्कार होता है। यानी उसमें शुद्धिकरण होता है। जो दूसरों के सुख दुख से प्रभावित होते हैं उनके लिए कविता अत्यंत आवश्यक और प्रयोजनीय यानी उपयोगी वस्तु है, जो मानव मात्र को सत्कर्म के लिए प्रेरित करती है। यानी कविता और व्यवहार का कैसा संबंध है, काव्य और व्यवहार का, तो कहने का भाव क्या है कि काव्य मानव के व्यवहार को प्रभावित करता है। तो ये बात आपको यहाँ ध्यान में रखनी है कि शुक्ल जी के अनुसार जो काव्य है वो व्यवहार को प्रभावित करता है। इसी से काव्य क्योंकि भाव से जुड़ा हुआ है और भाव ही मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित भी करते हैं और किसी के दुख सुख से जुड़ने के लिए भी भाव का होना आवश्यक है। तो काव्य और व्यवहार में गहरा संबंध है। इसके बाद देखिए मनुष्यता की उच्च भूमि और कविता। यानी मानवता का भाव और कविता दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, तो शुक्ल जी का मत है कि कविता के द्वारा मनुष्य की क्रियाओं और भाव तथा मनोविकारों का विस्तार होता है। यानी कविता से जो हमारे भाव है वो क्या है, विस्तृत हो जाते हैं। सृष्टि का सौंदर्य हमें आह्लादित करने लगता है, आनंदित करता है। निष्ठुर कार्यों के प्रति हमें घृणा होने लगती है। यानी जो कार्य निष्ठुर है वो हमें अच्छे नहीं लगते। हम अपने जीवन को कई रूप में संसार में व्याप्त देखने लगते हैं। हमारी दृष्टि व्यक्तिगत सुख दुख तथा स्वार्थ से ऊपर उठकर संसार के सुख दुख की ओर जाती है। इससे क्या है, हमारे सोचने का दायरा व्यापक हो जाता है। यहीं पर मनुष्यता की उच्च भूमि की प्रतिष्ठा हो जाती है। यानी मानवता का भाव यहाँ आता है। किससे प्रभावित होकर, कविता से प्रभावित होकर। जो लोग
संसार के सुख दुख आदि से मुख मोड़कर, जो लोग संसार के सुख दुख आदि से मुख मोड़कर अपने में ही लीन होकर रह गए हों, वह जिन्हें किसी प्रकार के दुख से कोई लेना देना न हो, ऐसे हृदयहीन व्यक्तियों की दवा क्या है? कविता है, क्योंकि कविता उनके मन पर प्रभाव डालती है, चेतना का संचार करती है। इसी तरह कविता व्यक्ति को स्वार्थ के संकुचित घेरे से ऊपर उठाकर मनुष्यता की उच्च भूमि पर प्रतिष्ठित करती है। यानी कहने का भाव क्या है कि काव्य के माध्यम से मानव में मनुष्यता का भाव आता है। मनुष्यता के भाव से अभिप्राय क्या है कि व्यक्तिगत विचारधारा से हटकर सामाजिक विचारधारा से जुड़ना। मानव का दूसरे मानव के प्रति जो भाव है वो किससे प्रभावित है? काव्य से प्रभावित है। अगला हम यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे भावना और कल्पना। शुक्ल जी कहते हैं कि काव्यानुशीलन भाव योग है, यानी काव्य रचना में भाव क्या है? सर्वप्रथम है, और भाव योग से ही काव्य की रचना संभव है। और कर्मयोग तथा ज्ञान योग के समान ही इन्होंने भाव योग को भी माना है। उपासना भाव योग का ही एक क्या है? अंग है, जिसका अर्थ क्या है? पूजा या ध्यान नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ इन्होंने माना है कि अपने से अलग वस्तु की मूर्ति लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना, यही भावना या कल्पना कहलाती है। तो इसमें कहने का भाव क्या है कि ये मानते हैं कि भाव योग का ये एक अंग है, जिसका अर्थ क्या है? पूजा या ध्यान ही नहीं है, बल्कि वास्तविक रूप से ये मानते हैं कि अपने से अलग कोई वस्तु की मूर्ति लाना और ऐसे अनुभव करना कि वो मेरे बिल्कुल समीप है। किसके माध्यम से होगा? ये कल्पना के माध्यम से। कल्पना को इन्होंने दो प्रकार का माना है, विधायक और ग्राहक। कवि ने विधायक तथा पाठक या श्रोता में ग्राहक कल्पना का रूप माना है। जहाँ कवि पूर्ण चित्रण नहीं करता, वहां पाठक को मूर्ति विधान करना पड़ता है। तो यहाँ कहने का अभिप्राय क्या है कि कवि यानी विधायक कल्पना यहाँ किसकी देन है? ये किससे जुड़ी है? ये कवि से जुड़ी है। और जो ग्राहक कल्पना है ये किससे जुड़ी है? ये पाठक या श्रोता से जुड़ी है। तो यहाँ जब विधान करता है, विधान करता कौन है? कवि है। कवि अगर यहाँ पूर्ण चित्रण नहीं करता तो पाठक को यानी जो ग्राहक है, ग्रहण करने वाला है, उसे मूर्ति विधान करना पड़ता है। अर्थात उसका रूप निर्धारित कौन करता है? फिर ग्रहण करने वाला ग्राहक करता है या पाठक करता है? मूर्ति विधान करता है यानी उसका चित्र बना लेता है कल्पना के द्वारा। तो यह भावना और कल्पना दोनों का आपसी संबंध बताया है। इसके साथ कविता और मनोरंजन। शुक्ल जी का ये मत है कि कविता का ध्येय यानी उद्देश्य, ध्येय से अभिप्राय क्या है? उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं है। केवल और केवल मनोरंजन के लिए काव्य की रचना नहीं होनी चाहिए। उसका लक्ष्य जीवन और जगत के मार्मिक पक्षों का उद्घाटन करना है। इसके साथ साथ मनुष्य कविता में मनोरंजन का गुण है, यानी मानव के द्वारा जो रचित कविता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है जीवन के या संसार के मार्मिक पक्षों का उद्घाटन करना, लेकिन इसके साथ साथ उसमें मनोरंजन का गुण भी शामिल रहता है। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? जगत के मार्मिक पक्षों का उद्घाटन करना। ये आप जरूर ध्यान में रखें। इसी कारण से ये मनुष्य के चित्त की अस्थिरता को रोक देती है तथा पाठक के मन को बांधकर अपने गंभीर उद्देश्य से अवगत करवाती है, उसे जानकारी देती है। पंडित राज जगन्नाथ ने कविता को रमणीयता की सृष्टि करने वाली कहा है तथा यही काव्य का साध्य है यानी उद्देश्य है। किसी भी कौतूहलपूर्ण घटनाओं से युक्त जो आख्यान या कहानी से भी मनोरंजन होता है, यानी जिससे कौतूहल का भाव उत्पन्न हो, ऐसा कोई आख्यान या कोई कहानी से भी क्या होता है? मनोरंजन। लेकिन कविता का लक्ष्य भी यही मान लिया जाए तो वह भोग विलास की सामग्री बन जाएगी, जैसा कि रीतिकाल में हुआ। तो रीतिकालीन जो कविता है यहाँ क्या है? रीतिकालीन कविता से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि कविता का लक्ष्य भाव का प्रसार करना है, विलास की सामग्री बढ़ाना नहीं है। रीतिकाल का जो समय है उसमें अगर देखें तो उन्होंने क्या किया? विलास की सामग्री को बढ़ावा दिया, इसीलिए रीतिकालीन काव्य ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कविता का लक्ष्य भाव का प्रसार नहीं माना, बल्कि विलास की सामग्री को बढ़ावा देना माना है। तो ये मानते हैं कि कविता का मूल उद्देश्य मनोरंजन नहीं है। माना कि कविता से मनोरंजन होता है, लेकिन मूल उद्देश्य मनोरंजन नहीं है, बल्कि जगत के मार्मिक पक्षों का उद्घाटन
करना है। काव्य और सौंदर्य, देखिए कविता हर प्रकार के सौंदर्य को अभिव्यक्त करती है। सौंदर्य कोई बाहर की वस्तु नहीं है, बल्कि मन के भीतर की वस्तु है। कुछ वस्तुओं का रूप रंग ऐसा होता है कि वे हमारे मन में आते ही हमारी सत्ता पर अधिकार कर लेती है, हम उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। अतः हमारी अंतः सत्ता की यही तादात्कार परिणति सौंदर्य की अनुभूति है, यानी हमारे भीतर भीतर हम उससे एकाकार हो जाते हैं, और यही जो परिवर्तन है ये सौंदर्य की अनुभूति है। यह परिणाम, ये परिवर्तन जिस वस्तु में जितना अधिक होगा उतनी अधिक सुंदर कही जाएगी। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष भावना से हमारी अपनी सत्ता का बांध जितना तिरोभाव होकर कम होगा, वह वस्तु उतनी ही सुंदर कही जाएगी। यहां पर अगर देखें, सौंदर्य का दर्शन मानव में कवि ही नहीं करता, बल्कि प्रकृति के विभिन्न व्यापारों में भी सौंदर्य की झलक दिखाई देती है। जैसे किसी फूल को देखकर कोई उसे कुरूप नहीं कहेगा, यानी उसे वो जो फूल है वो उसमें अपनी एक सुंदरता है। हो सकता है किसी को उसकी अनुभूति ज्यादा हो और किसी को कम, यानी किसी को वो बहुत सुंदर लगे और किसी को वो कम सुंदर लगे। तो कहने का भाव क्या है कि काव्य में भी सौंदर्य का भाव समाहित रहता है। उसके बाद देखिए कविता और चमत्कारवाद। देखिए चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है जो हमें प्रभावित करती है, हमें मनोरंजित करती है। अतः जो लोग मनोरंजन को काव्य का उद्देश्य मानते हैं वे कविता में चमत्कार का समावेश भी करते हैं, जैसे कि रीतिकाल में हुआ, और उसे खोजते भी हैं। चमत्कार से शुक्ल जी का तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है, जिसके अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि शब्दालंकारों के साथ साथ वचन वक्रता से जुड़े अर्थालंकार भी आते हैं। यानी कविता को सुंदर बनाने के लिए जिन अलंकारों का प्रयोग किया जाता है उससे क्या उत्पन्न होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है, यानी काव्य हमें सुंदर और रोचक लगता है। यद्यपि भावुक कवि भी काव्य में चमत्कार का विधान करते हैं, यानी चमत्कार की रचना करते हैं, किंतु उसी सीमा तक जहां तक वो भाव की व्यंजना के लिए, यानी भाव की अभिव्यक्ति के लिए जरूरी हो या आवश्यक हो। तथापि जिन लोगों के लिए चमत्कार ही काव्य का साध्य बन गया है वह काव्यत्व तो नष्ट हो जाता है और कवि की दृष्टि केवल और केवल कहाँ टिकी रहती है, चमत्कार पर ही टिकी रहती है। उसमें काव्यत्व का भाव समाप्त हो जाता है। इस प्रकार का चमत्कार हिंदी के रीतिकालीन काव्य में देखा जा सकता है, जिसका शुक्ल जी समर्थन नहीं करते। तो ये मानते हैं कि कविता और चमत्कार का आपस में बहुत गहरा संबंध नहीं है, बल्कि चमत्कार उतना ही कविता में होना चाहिए जितना कि भावों के लिए आवश्यक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दे रखा है कि काव्य और सुक्ति में अंतर क्या है। यदि कोई उक्ति हृदय में भाव जागरण कर दे या प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे तो वह क्या है, काव्य है। जो उक्ति कथन के अनोखे ढंग, रचना वैचित्र्य, चमत्कार, कवि की निपुणता या श्रम की ओर ध्यान खींचे वो क्या है, वो सुक्ति है। तो कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि काव्य में चमत्कार की उतनी ही आवश्यकता है जिससे कि भावों की अभिव्यक्ति हो पाए। आप इसे सरल से सरल शब्दों में अपनी भाषा शैली में इसे लिख सकते हैं। उसके बाद ये मानते हैं कविता की भाषा। देखिए कविता की भाषा, जैसे इन्होंने अपनी इस निबंध की रचना की है तो यहाँ तत्सम शब्दावली की भाषा की प्रचुरता है। तो ये मानते हैं कि काव्य को सफलता और सार्थकता उसी भाषा पर निर्भर करती है। कविता की भाषा सामान्य भाषा से अलग होती है। कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए। जैसे समय बीत जाता है कहने के स्थान पर कविता की भाषा की लक्षणा शक्ति से काम लेकर रहेगी तो क्या कहेगा, समय भागा जाता है, यानी जल्दी बीत रहा है। भागा जाता है यानी दौड़ रहा है, समय जल्दी बीत रहा है। तो ये क्या है, लक्षणा शक्ति से इसमें परिवर्तन आया। काव्य भाषा में भावना को मूर्त रूप में रखने की आवश्यकता होती है, इसीलिए उसमें जाति संकेत आदि शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यापार सूचक शब्द ज्यादा रहते हैं। कविता की भाषा की तीसरी विशेषता की अगर बात करें तो वो है उसके वर्ण विन्यास की। जैसे सामने सूखा वृक्ष खड़ा है, ये एक साधारण वाक्य है, लेकिन इसी वाक्य को शुष्को वृक्ष स्तष्ठित त्यग्रे और नीरस तरु रिह विलसित पूर्त है। तो इन दोनों बातों में अर्थ तो एक ही निकल रहा है कि सामने सूखा वृक्ष खड़ा है, लेकिन काव्य की भाषा में यहाँ पर अलग तरह से एक परिवर्तन आ गया है, भाव परिवर्तित हो गया है, या यूं कहे कि देखने में ये बहुत ही क्या है, काव्य में प्रतीत होता है। यहाँ पर क्या है,
एक सरल बात कही जा सकती है और ये क्या है, कवि के द्वारा प्रस्तुत किए गए अपने विचार इस विषय पर हैं। इन दो रूपों में जो व्यक्त किया जा सकता है, स्पष्ट है कि वर्ण विन्यास की विशिष्टता के कारण ही दूसरे कथन में क्या है, काव्यतव है, यानी काव्य तत्व है, पहले वाले में नहीं। पहले वाला कौन सा है कि सामने सूखा वृक्ष खड़ा है, ये एक साधारण बात है, लेकिन जब कवि अपनी वाणी में इसे व्यक्त करेगा तो उसमें शब्द परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन भाव वैसा ही रहेगा। काव्य भाषा में नाद सौंदर्य का विधान होने से उसकी आयु बढ़ती है, यानी लंबे समय तक वो भाषा इस्तेमाल में आती है। जैसे अत्यानुप्रास, वृद्धि विधान, लय आदि ये नाद सौंदर्य में सहायक होते हैं। काव्य भाषा की चौथी विशेषता क्या है, शब्द चयन। शब्द प्रकरण विरुद्ध नहीं होने चाहिए, जो प्रकरण है, जो मूल उद्देश्य है, उसी के अनुसार शब्द होने चाहिए। अत्याचारी से छुटकारा पाने के लिए कोई कृष्ण को पुकार रहा है तो वो मुरलीधर, राधिका रमण नहीं कहेगा, बल्कि इसकी बजाय वो क्या कहेगा, कंस निकंदन जैसे शब्द का प्रयोग करेगा, क्योंकि मुरलीधर और राधिका रमण क्या है, प्रेम में शब्द हैं, जबकि कंस निकंदन यानी कंस का वध करने वाले कौन है, कृष्ण है। क्यों? क्योंकि अत्याचारी से छुटकारा पाना है उसे। तो कंस या एक जो अत्याचारी व्यक्ति था उसका वध किसने किया, कृष्ण ने किया। तो हम किस नाम से उन्हें पुकारेंगे? तो कहने का भाव क्या है कि शब्द का प्रयोग प्रकरण के अनुसार ही होना चाहिए। अगला, काव्य और अलंकार की बात करें तो कविता में भाषा की शब्द शक्तियों से कार्य लेना पड़ता है। कविता में भावोत्कर्ष दिखाने के लिए अलंकारों की आवश्यकता बराबर बनी रहती है। कहीं कहीं तो अलंकारों के बिना कवि का काम ही नहीं चलता। किंतु यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि अलंकार कविता के साधन हैं, साध्य नहीं, यानी उद्देश्य नहीं है। केवल उसमें रमणीयता उत्पन्न करने के लिए या भावों की प्रस्तुति के लिए वो साधन है। जिन कवियों ने इस बात को भुलाकर अलंकारों को ही कविता का साध्य मान लिया, उन्होंने अलंकारों का सायास प्रयोग करके कविता को के रूप को क्या कर दिया है, विकृत कर दिया है, बिगाड़ दिया है। उपमानों का ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए जो प्रस्तुत भाव के विरोधी हों। केशव अलंकारवादी कवि के 25 पद्म अलंकार बहुल होते हुए भी प्रभावहीन है, क्योंकि उनमें मार्मिकता नहीं है। जिस प्रकार कोई सुंदर स्त्री आभूषण धारण करके अपनी शोभा तो बढ़ाती है, उसी प्रकार कविता भी अलंकारों से अपनी शोभा में वृद्धि करती है। लेकिन कुरूप स्त्री अलंकार धारण करके सुंदर नहीं बन सकती। उसका जो रूप है वो कुरूप है, तो वो चाहे कितने ही अलंकार धारण कर ले, वो सुंदर अपनी सूरत से वो सुंदर नहीं बन सकती। इस प्रकार रमणीयता के अभाव में कोई कविता केवल अलंकारों के बल पर ही श्रेष्ठ नहीं कही जा सकती। आगे अगर देखिए कविता पर क्या अत्याचार हो रहे हैं, इस पर भी विचार करते हैं। ये कहते हैं कि कुछ कवि जो लोभी, स्वार्थी और खुशामद करते थे, उन्होंने अनेक पात्रों की स्तुति कर कविता का गला ही घोंट दिया और कविता पर अत्याचार किया। शुक्ल जी का कहना है कि तुच्छ वृत्ति वालों का अपवित्र हृदय कविता के निवास के योग्य नहीं है, यानी वो कविता की रचना के योग्य नहीं है। कवि का काम श्रीमानों के आगमन पर पद्य बनाना या बधाई देना नहीं, अपितु उनका कार्य क्या है, रूप, कर्म, कलाप, जगत और जीवन के बीच जो उसे सुंदर लगते हैं उन्हीं के वर्णन में स्वांतः सुखाए प्रवृत्त होना। यानी कविता का उद्देश्य दूसरों को खुश करना नहीं है, स्वांतः सुखाए, अपने मन को सुख देना पहला उद्देश्य होना चाहिए। इससे क्या होगा, कवि अपने मन की कर पाएगा, वो दूसरों के दबाव में आकर कविता पर अत्याचार नहीं करेगा, उसमें परिवर्तन नहीं करेगा। अब बात आती है कि कविता की आवश्यकता क्या है। शुक्ल जी मानते हैं कि कविता मानव के लिए अत्यंत प्रयोजनीय वस्तु है, उपयोगी वस्तु है, उद्देश्यपूर्ण वस्तु है। इसीलिए संसार के सभी सभ्य और असभ्य जातियों ने किसी न किसी रूप में कविता को प्राप्त किया है। कविता पाई जाती है, सभी में कविता है, चाहे इतिहास और दर्शन ना हो, पर कविता का प्रचार अवश्य आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे सभ्यता में वृद्धि होती जाएगी, मनुष्य अपने ही क्रियाकलापों के सघन और जटिल मंडल में घिरता जाएगा, शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय के संबंध को भूला रहेगा। इस परिस्थिति में उसकी मनुष्यता खोने का डर बराबर बना रहेगा। मानव की अंतः प्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मानव जाति के लिए निरंतर
आवश्यक रहेगी। हाँ, जानवरों की इसकी आवश्यकता नहीं है। तो शुक्ल जी मानते हैं कि जब तक मानव है, मानव जाति है, उसे कविता की आवश्यकता थी और रहेगी। लेकिन जो जानवर है वो उस भाव को नहीं समझ पाते, तो उन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो निष्कर्ष तौर पर हम यहाँ कह सकते हैं कि आचार्य शुक्ल ने जो कविता से संबंधित अपनी मान्यताएं प्रस्तुत की है, वो ये दिखाती है कि समाज के लिए और कवि का कर्म कैसा होना चाहिए और कवि किन उद्देश्यों को लेकर अपने काव्य की रचना करे। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आप इसे अपनी शब्दावली में यानी आसान शब्दों में भी लिख सकते हैं, केवल पॉइंट के भाव को समझना आपके लिए जरूरी है। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।